आज रात 12 बजे से पूरे देश में दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज का मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में। अभी अभी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव में आकर घोषणा कर दिए हैं। पूरे देश में 10 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। आज एक एक करके देश दुनिया के बारे में विस्तार से बतलाएंगे। साथ में मोदी सरकार और राज्य की सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं लाई हैं और वर्तमान समय में कौन कौन सी योजनाएं मिल रहा है। सब कुछ बारिश से, सब कुछ विस्तार एक एक कर वीडियो में बने रहे अंत तक। अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो कहां देख रहे हैं, किस जिला से, किस क्षेत्र से, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य बिहार की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। शुरुआत में इस योजना के तहत हर पात्र महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। एल महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतिरिक्त सहयोग, आगे चलकर सरकार ऐसी सफल महिलाओं को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त सहयोग भी प्रदान करेगी। जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक और बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की पहल पर जिले में 34 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य चल रहा है। यह कॉम्प्लेक्स किऊल नदी के कछार पर सोनपे में बनाया जा रहा है, जिसे स्टेडियम केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य न केवल जमुई बल्कि आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि वे राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। श्रेयसी सिंह ने पंचायत स्तर पर भी खेल मैदान और स्टेडियम के निर्माण पर जोर दिया है। वृद्ध और विधवा पेंशन पहले 400 रुपए महीना मिल रहा था। अब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक सहायता राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्ग अब इस बढ़ी हुई राशि का लाभ हर महीने प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ विधवा महिलाओं के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए नई पेंशन राशि 1,200 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। इस राशि से महिलाएं दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तेज प्रताप ने राठौड़ को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वे संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राठौड़ ने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन विस्तार और जन समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे। तेज प्रताप ने राजद से दूरी के बाद जनशक्ति जनता दल की स्थापना की थी। 10 दिसंबर 2025 को गेहूंओं के भाव में तूफानी तेजी देखी जा रही है, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए अच्छी खबर है। देश भर की प्रमुख मंडियों में गेहूंओं की नई फसल की अच्छी आवक हो रही है, जिसके कारण बाजार में भावों में 200 से 400 रुपए तक के उतार चढ़ाव हो रहे हैं। इस बार खुले बाजार में किसानों को गेहूं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी अधिक भाव मिल रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ में पटना डेयरी प्रोजेक्ट सुधा का निरीक्षण किया। उन्होंने दुग्ध उत्पादन समितियों का विस्तार करने और अधिक लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को हो रहे लाभों पर भी प्रकाश डाला और डेयरी प्लांट के विस्तार पर जोर दिया। अब अगले 1.5 महीने तक विवाह समारोह नहीं होंगे, जिससे शहनाई की गूंज शांत रहेगी। शुभ मुहूर्त न होने के कारण मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। विवाह 5 फरवरी 2026 से फिर शुरू होंगे, जब शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है। गया जी में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 15 नए शौचालय बनाए जाएंगे। इन शौचालयों में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह गया जी में स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कन्नौज में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदानित दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं, जिसके लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। किसानों का चयन ई-लैटरी के माध्यम से होगा। विभिन्न क्षमता के पंपों पर अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा होगी। पटना से आरा या बक्सर की ओर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। अब सिर्फ पुल पार करते ही नहीं, बल्कि कुछ किलोमीटर के भीतर ही दूसरा टोल भी देना होगा। इसके साथ ही दीदारगंज टोल प्लाजा भी जल्द ही नई जगह शिफ्ट किया जा सकता है। ट्रैफिक,
राजस्व और यात्रियों की जेब तीनों पर इसका असर होगा। बिहार में पुलिस सेवाओं के लिए अब लोगों को थाने जाने का डर और फिर आईए वाली मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पुलिस सेवाओं तक आम लोगों की सीधी पहुंच के लिए नागरिक सेवा पोर्टल क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स लॉन्च किया। अब बिहार का हर नागरिक पुलिस से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर यह फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। पटना शहर को जाम और अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए 1 दिसंबर से एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है। शहर के विभिन्न हिस्सों से अतिक्रमण हटाया जाएगा और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस अभियान से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दुनिया तेजी से बदल रही है और इसी बदलती दुनिया के साथ अब ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में भी बड़ा बदलाव दिखने लगा है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हो चुकी है। अब तक सड़क पर लाल, पीली और हरी लाइट ही दिखाई देती थीं, लेकिन जल्द ही इन तीनों के साथ एक चौथी लाइट भी जुड़ने वाली है, ब्लू लाइट। यह नया बदलाव खास तौर पर उन ड्राइवरों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है जो इस तकनीक से अभी परिचित नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया होने के बावजूद जमीन की आसमान छूती कीमतें उद्यमियों के सपनों पर पानी फेर देती हैं। अगर आप भी अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। बिहार सरकार ने उद्योग जगत में क्रांति लाने के लिए एक ऐसी पहल की है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सरकार ने निवेशकों को महज ₹1 के टोकन अमाउंट पर जमीन देने का फैसला किया है। पटना न्यूज। शहर में ठंड तेजी से बढ़ रही है और रात में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में बेघर और असहाय लोगों को खुले में रात बितानी न पड़े, इसके लिए पटना नगर निगम ने शहर भर में 26 रैन बसेरों को पूरी तरह तैयार कर दिया है। इन रैन बसेरों में कुल 953 बेड की व्यवस्था की गई है। नगर ने स्थायी, अस्थायी और जर्मन हैंगर तीनों तरह के रैन बसेरे इस बार और अधिक सुविधाजनक बनाए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार 3 महीने का राशन एक साथ देगी। यह सुविधा मानसून के समय लाइनों से बचाने के लिए शुरू हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत यह योजना चल रही है। गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त जैसे महीनों में एक बार में सब मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY से जुड़ी यह व्यवस्था है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग लाभ लेंगे। eKYC कराना जरूरी है। बक्सर के एक गांव में एक हलवाई के फिनो बैंक खाते में अचानक 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिखने से सनसनी फैल गई। जितेंद्र शाह नामक यह व्यक्ति 100 रुपए निकालने गया था, तभी उसे इस भारी भरकम रकम का पता चला। पुलिस को सूचना दी गई है और अब यह जांच की जा रही है कि यह तकनीकी गड़बड़ी है या साइबर अपराध। बक्सर में एक स्कूल के हेडमास्टर और टीचर के बीच अटेंडेंस रजिस्टर को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में लात घूंसे से मारपीट करने लगे। स्कूल में अफरा तफरी मच गई और अन्य स्टाफ ने बीच बचाव करने की कोशिश की। ऊर्जा विभाग ने बिजली बिलों, बिहार बिजली का समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक छूट की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। 3 महीने तक प्रीपेड बैलेंस रखने पर ब्याज भी मिलेगा। फतेहपुर में श्रम विभाग ने होटल पर छापा मारकर 12 वर्षीय बाल मजदूर को बचाया। शिकायतें मिल रही थीं कि बच्चों से अवैध तरीके से काम करवाया जा रहा है। आदित्य रेस्टोरेंट में निरीक्षण के दौरान बच्चा काम करते मिला। उसे छुड़ाकर परिजनों को सूचना दी गई। गया के वजीरगंज में चोरों ने 3 घरों में ताला तोड़कर चोरी की। खानपुर गांव में राजाराम प्रसाद, शिवनंदन सिंह और हरिद्वार सिंह के घरों को निशाना बनाया गया। चोरों ने पड़ोसियों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। पुलिस जांच में जुटी है। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। गयाजी में अंडे के दाम बढ़ने से स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित हो रही है। स्कूल प्रशासन चिंतित है क्योंकि सीमित बजट में बच्चों को पौष्टिक भोजन देना मुश्किल हो रहा है। कई स्कूलों ने अंडे की मात्रा कम कर दी है या बंद कर दी है, जिससे बच्चों के पोषण पर असर पड़ रहा है।
गयाजी जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1,18,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। यह छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। सरकार की इस पहल से गरीब छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। शहर में छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। शहर में छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के आसपास पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। सादी वर्दी में पुलिस गश्त कर रही है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों और शिक्षकों से जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई है। पटना में जाम और अतिक्रमण की समस्या से निजात पाने के लिए 3,300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी शुरू की गई है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगाए गए इन कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने अवैध पार्किंग और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिससे शहर में यातायात सुचारू रूप से चल सके। सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति के लिए अलग वोटर लिस्ट की मांग की है। उनका कहना है कि सवर्ण और पिछड़ी जाति के वोटर अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन करते हैं। जीतन राम मांझी का मानना है कि अलग वोटर लिस्ट से अनुसूचित जाति के 100% वोट अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए जाएंगे। लोगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस मांग पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पाइसजेट ने दिल्ली पटना मार्ग पर एक अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू की है। इस कदम से यात्रियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। अररिया में एक मां को अपनी बेटी को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश करने और इनकार करने पर उसे धक्का देकर मारने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बेटी के इनकार करने पर मां ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए मां को यह सजा सुनाई। औरंगाबाद में जिलाधिकारी द्वारा स्कूल निरीक्षण के दौरान छात्र गायब मिले। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने संबंधित शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश दिया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और शिक्षकों को जिम्मेदारी से काम करने की चेतावनी दी, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। औरंगाबाद जिले के मदनपुर और देव प्रखंड के जंगलों में अवैध अफीम की खेती का खुलासा हुआ है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मदनपुर के जंगल में 2 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किया। तस्कर ग्रामीणों की मदद से खेती करवाते थे, जिनके तार झारखंड तक जुड़े हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और खेती रोकने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में घोषणा की है कि नियोजित शिक्षकों को अब सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय वे एक मामूली परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में नए खुले स्कूलों में जल्दी बहाली की जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचित सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर ने अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को एक मैसेज दिया है। नवगठित विधानसभा के पहले ही सत्र के दौरान तेजस्वी यादव को लेकर अलीनगर की भाजपा विधायक की टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसको लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स वोट कर रहे हैं। कोई तेजस्वी यादव को सलाह थमा रहा तो कुछ मैथिली के लिए सुझाव दे रहे। बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने खाली पदों को भरने की तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने नई बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी में नेपाल द्वारा अवैध खनन से तटबंधों को खतरा है। भारतीय अधिकारियों ने नेपाल प्रशासन को पत्र लिखकर चिंता जताई है। सुस्ता क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया के कारण खनन बढ़ा है, जिससे तटबंध कमजोर हो रहे हैं। 1959 के गंडक समझौते के तहत बने तटबंधों को नुकसान हो सकता है, जिससे नेपाल के कई गांव खतरे में हैं। सिवान जिले के रघुनाथपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे रबी फसल की बुआई में देरी हो रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उपज में गिरावट आ सकती है। किसान सरकार से बीज और खाद में राहत की मांग कर रहे हैं। सासाराम विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में 70,609 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी क्षेत्रों में ईडीएफ इंटरनेशनल कंपनी को मीटर लगाने का कार्य सौंपा गया है। उपभोक्ता बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप
और बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से रिचार्ज और शेष राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिया के नगर प्रखंड में भूमि अधिग्रहण के विरोध में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सांसद पप्पू यादव ने किसानों की जमीन छीनने के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं ले सकती। पप्पू यादव ने सरकारी जमीनों के गलत म्यूटेशन का मुद्दा भी उठाया और सरकार से जांच की मांग की। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूर्णिया में भेजे गए लाभुकों की सूची का पुनः सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने अपात्र लोगों के नाम शामिल होने की आशंका जताई है। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर टीम गठित कर 3,30,000 लाभुकों की योग्यता की 22 बिंदुओं पर जांच होगी, ताकि योग्य लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। सिरदला बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए थानाध्यक्ष ने सीओ के निर्देश पर नोटिस जारी किया है। सरकारी भूमि और स्टेट हाईवे 70 पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे आवागमन बाधित है। लौंद, बरदाहा समेत कई बाजारों में भी अतिक्रमण की समस्या है। लखीसराय के बभनगांवा गांव में सियार द्वारा काटी गई गाय की मौत के बाद हड़कंप मच गया। गाय के दूध से बने प्रसाद को 128 ग्रामीणों ने खाया था, जिससे रेबीज फैलने का डर पैदा हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी ग्रामीणों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए और सतर्क रहने की सलाह दी। ठाकुरगंज प्रखंड के 5 शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी में अनियमितता के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। इन शिक्षकों पर ई शिक्षा कोश ऐप पर फर्जी हाजिरी अपलोड करने का आरोप है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। किशनगंज में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है, जहां विधायक ने एक राजस्व कर्मचारी पर दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। विधायक ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें रिश्वत मांगने का दावा किया जा रहा है। ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज बन सकता है, तटबंध परियोजना और सड़क सर्वे को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। महानंदा मेची तटबंध परियोजना से बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। रामगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक मजाक बनकर रह गया है। प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई कर रहा है, जिससे बाजार में अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। अधिकारी केवल तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। सड़क पर दुकानें लगने और वाहनों के खड़े होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ईओ राहुल कुमार ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। त्रिपुरा के मुख्य सचिव जे. सिन्हा ने मंडई वीर परियोजना से प्रभावित किसानों से 15% ब्याज के साथ मुआवजा लेने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों से भूमि देने और विकास में सहयोग करने की अपील की, जिससे सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार ने भूमि के मूल्य और नुकसान के आधार पर मुआवजा वितरण शुरू कर दिया है। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी की पहल पर बिहार सरकार ने नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना के सारण वाले हिस्से को मंजूरी दी। दिघवारा से शुरू होकर यह गंडक नदी पर बनने वाले पुल से गुजरेगी और पूर्णिया एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील द्वारा ट्रायल कोर्ट के जज के साथ ऊंची आवाज में बहस करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जज के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ वकील केस कमजोर होने पर जजों को डराने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। कोर्ट ने वकील को चेतावनी दी कि ट्रायल कोर्ट के जजों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महानगर के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार को करीब 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। सनातन संस्कृति संसद नामक संस्था की ओर से इस सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य आम लोगों तक सनातन धर्म की मूल भावना और गीता के सार्वभौमिक संदेशों को पहुंचाना है। ये दर्द उन 39 लाख मजदूरों जैसा नहीं। इंडिगो संकट से परेशान सांसदों पर टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन ने कसा तंज इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन से कई सांसद प्रभावित हुए। लेकिन टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह छोटी परेशानी है, क्योंकि बंगाल के 59 लाख मनरेगा मजदूर 3 साल से भुगतान के इंतजार में हैं। टीएमसी ने संसद परिसर में लगातार तीसरे दिन केंद्र पर मनरेगा फंड रोकने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आज मंडे को सोने के दाम 1,30,000 और चांदी के भाव 1,89,000 के आसपास ट्रेंड कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपके शहर का सोने और 100 ग्राम चांदी का ताजा भाव। सोने के दाम में फिर बदलाव। ये है 8 दिसंबर का 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट। देखें अपने शहरों का 22 से 24 कैरेट का नया भाव। नए साल से पहले परिवार में शादी या कोई फंक्शन है
और आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं और बाजार जाने का प्लान है, तो पहले आज का ताजा चेक कर लीजिए। आज 8 दिसंबर को सोने के दाम में 270 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है, लेकिन चांदी की कीमतों में 1000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। सोमवार को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,19,700, 24 कैरेट का भाव 1,30,570 और 18 ग्राम सोने का रेट 97,970 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,89,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। सोमवार का 18 कैरेट सोने का ताजा भाव। दिल्ली व जयपुर सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 97,970 रुपए। कोलकाता और मुंबई सराफा बाजार में 97,820 रुपए। इंदौर और भोपाल में सोने का भाव 97,870 चल रहा है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 10,040 रुपए पर ट्रेड कर रही है। सोमवार का 22 कैरेट सोने का ताजा भाव। भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,19,960 रुपए। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,19,700 रुपए। हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,19,550 रुपये ट्रेंड कर रहा है। सोमवार का 24 कैरेट सोने का ताजा भाव। पढ़िए सोमवार का आपके शहर का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत सिल्वर रेट टुडे 1,89,000 रुपये। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 1,94,000 रुपए। भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 1,89,000 रुपए ट्रेंड कर रही है। कैसे चेक करें प्योरिटी? सोना खरा है या नहीं? ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉल मार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91% शुद्धता होती है। 24 कैरेट सोने में 1.0 शुद्धता 24/24 बराबर 1.00 होनी चाहिए। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किए जाते हैं। 22 कैरेट सोने में 0.916 शुद्धता 22/24 बराबर 0.916 होनी चाहिए। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। 24 कैरेट में कोई मिलावट नहीं होती, इसके सिक्के मिलते हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसलिए ज्यादातर दुकानदार 18, 20 और 22 कैरेट सोना बेचते हैं और इसी के आभूषण बनाते हैं। चांदी पर हॉलमार्किंग का नियम सोने के बाद अब 1 सितंबर 2025 से चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नियम लागू कर दिया है। चांदी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, आप बिना हॉलमार्क वाली चांदी भी खरीद सकते हैं। हॉलमार्किंग के नियमों के तहत चांदी पर 6 अंकों का यूनिक HUID कोड होगा। इससे तुरंत पता चल जाएगा कि गहना किस शुद्धता का है और वह असली है या नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 नए स्टैंडर्ड 800, 835, 900, 925, 970 और 990 तय किए हैं। 925 या 9,250 अंक का मतलब है कि चांदी 92.5% शुद्ध है। नोट ऊपर दी गई सोने चांदी की दरें सांकेतिक हैं और इसमें GST, TCS और मेकिंग चार्ज जैसे अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी या ज्वेलर्स शॉप से संपर्क करें।